हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले कंट्रोल सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता ही होगा कि कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप और क्लोज लूप, ये पूरा जो सिस्टम होता है, मीन्स ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम, ये 4 to 7 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर मुझे ऐसा पूछना हो कि एक्सप्लेन ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम इन डिटेल, तो मैं 7 मार्क्स में इसको पूछ सकता हूँ, 7 मार्क्स में इसको पूछ सकता हूँ। लेकिन मुझे पूछना है जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन लूप सिस्टम, तो मैं 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है ना। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है ओपन लूप सिस्टम, ये जो सिस्टम आता है उसमें फीडबैक एलिमेंट नहीं होता। फीडबैक एलिमेंट नहीं होता, ठीक है ना। और ये जो ओपन लूप सिस्टम होता है, वन विच इज़ अ आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट, मतलब हम जो भी इनपुट दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। बट कंट्रोलिंग एक्शन और इनपुट इज टोटली इंडिपेंडेंट, मतलब जो हमारा कंट्रोलिंग एक्शन होगा ये डिपेंड नहीं करेगा आउटपुट पे, इनपुट के ऊपर। ठीक है ना, ये इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर फीडबैक एलिमेंट नहीं है। क्लियर। चलिए अब देखो, मैं आपको इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा इनपुट है और हमने यहाँ पे कंट्रोलर, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि रेक्टिफायर सर्किट है या फिर इन्वर्टर है। उसके बाद जो होगा यू एफ टी, मतलब ये एक्चुएटिंग सिग्नल होगा। उसके बाद प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि रेफरेंस इनपुट आर ऑफ टी इज अप्लाई टू द कंट्रोल विच इज जनरेट द एक्चुएटिंग सिग्नल यू एफ टी इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द प्रोसेस विच इज टू बी कंट्रोल। और ये कंट्रोलिंग आउटपुट क्या होगा? सी ऑफ टी, ये कंट्रोलिंग आउटपुट होगा, और आर ऑफ टी है इनपुट होगा। क्लियर। यहाँ पर देखो, इफ, यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इफ देयर आर एनी डिस्टर्बेंस, अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, द आउटपुट चेंजेस एंड देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ द इनपुट ब्रिंग बैक टू आउटपुट टू द ओरिजिनल वैल्यू। मतलब यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसका पता यहाँ पे इनपुट को नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक एलिमेंट नहीं है। क्लियर। अ परफेक्ट कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड टू गेट एक्यूरेसी, मतलब कि यहाँ पे परफेक्ट कैलिब्रेशन हमारे पास होना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ जो सिस्टम है, यहाँ पे एरर, अगर यहाँ पे एरर सिग्नल होता, एरर सिग्नल जनरेट होता, तो इससे क्या होता कि इनपुट को पता चल जाता कि आउटपुट में कुछ गड़बड़ी है। क्लियर। लेकिन ओपन लूप सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक लिफ्ट, ट्रैफिक सिग्नल्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपन लूप सिस्टम्स। क्लियर। चलो अब इसके कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं? ओपन लूप सिस्टम आता है वो बहुत ही सिंपल होता है और इकोनॉमिकल होता है, बहुत सस्ता होता है। उसको बनाना मतलब कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही आसान होता है। जनरली द ओपन लूप सिस्टम आर स्टेबल, ये स्टेबल होता है। क्लियर। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, मतलब डीमेरिट की बात करें, तो इसमें एक्यूरेट, इनएक्यूरेट होगा और अनरिलायबल होगा ओपन लूप सिस्टम। द चेंजेस इन द आउटपुट ड्यू टू द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आर नॉट करेक्टली ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। मतलब यहाँ पे सपोज आउटपुट में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है तो वह इनपुट में उसको इनपुट को नहीं पता चलेगा कि डिस्टर्बेंस आ रहा है। मतलब ये द चेंजेस इन द आउटपुट ड्यू टू द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आर नॉट करेक्टेड ऑटोमेटिकली। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लोज लूप सिस्टम की। तो क्लोज लूप सिस्टम में आपको याद रखना है कि सबसे पहले होगा हमारा इनपुट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे समिंग पॉइंट, ये समिंग जो पॉइंट है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सपोज कोई गड़बड़ी हुई तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये फीडबैक एलिमेंट। यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ पे समिंग, यहाँ पे एरर जनरेट होगी। क्लियर। तो देखो, a closed loop control system is one which control the action somehow depends on the output through a feedback path. A system with one or more feedback path is called as closed loop or feedback control system. Closed loop control system are also called automatic control system. ये ऑटोमेटिक रहेगा पूरा। दिस सिस्टम ऑटोमेटिक करेक्ट, ये ऑटोमेटिक क्या कर देगा? करेक्ट कर देगा। क्लियर। फॉर एनी वेरिएशन
इन देयर आउटपुट ड्यू टू द चेंज इन पैरामीटर एक्सटर्नल कंडीशन डिस्टर्बेंस। चलिए, तो देखो इसमें इसमें अच्छा सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लो कि हमारे घर एयर कंडीशनर है, एसी, ठीक है। अब एसी में क्या होता है, आपको पता ही होगा कि इनलेट होता है और आउटलेट होता है। इनलेट जो होता है उसमें पूरा आपको पता ही होगा कि सेंसर होगा, हमारे पास रिमोट होगा, है ना। और रिमोट से हम क्या करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे इनलेट को। मान लो कि हमारा जो टेम्परेचर है हमने 25 डिग्री, ये जो टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ है, क्लियर, ये टेम्परेचर हमने सेट किया है इनलेट में, मतलब कि हमारे रिमोट से हमने इसको ऑपरेट किया और 25 डिग्री। तो ये जो आउटलेट है आपको पता ही होगा, जो कंप्रेसर जो आता है वो कंप्रेसर क्या करेगा कि 25 डिग्री तक इसको ले जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो कि 25 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो ये आउटलेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन होगा, टेम्परेचर वेरिएशन मतलब कि यहाँ पे 26 डिग्री या 27 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर होता है तो ये टेम्परेचर यहाँ पे सेंसर जो होगा वो सेंस करेगा, है ना, और यहाँ पे एरर जनरेट होगी। तो वापस ये क्या करेगा कि जो 25 डिग्री टेम्परेचर है उसको सेट करेगा, क्लियर। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये क्लोज लूप सिस्टम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आ सकता है ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें देखो ये यहाँ पे फीडबैक एलिमेंट नहीं होता, मतलब एब्सेंट होता है, यहाँ पे फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे 10 कुछ पॉइंट्स दिए हुए, आपको 10 सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, इट इज़ कंपलसरी है। क्योंकि ये अगर 4 मार्क्स, अगर ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आएगा तो आपको इतना तो लिखना पड़ेगा। इसमें एरर डिटेक्टर नहीं होता, इसमें एरर डिटेक्टर होगा जो एरर को डिटेक्ट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि इतनी एरर आ रही है। ये स्टेबल होगा और ये अनस्टेबल होगा क्लोज लूप सिस्टम। ईजी टू कंस्ट्रक्ट, मतलब इसको बनाना बहुत ही आसान है। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेट है क्योंकि इसमें सेंसर वगैरह ये सब सारी चीज़ें इसमें पूरा सेटअप लगाना पड़ता है। इट इज़ एन इकोनॉमिकल, ये बहुत ही सस्ता, ये कॉस्टली होता है, थोड़ा महंगा होता है। हैविंग स्मॉल बैंडविड्थ, इसमें ज़्यादा लार्ज बैंडविड्थ होती है, इसमें थोड़ी कम बैंडविड्थ मतलब स्मॉल बैंडविड्थ होती है। इनएक्यूरेट होता है, ये एक्यूरेट होता है। मेंटेनेंस इसमें बहुत कम होता है, इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस रहेगा। ये अनरिलायबल है, ये रिलायबल है। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हो, सर्वो वोल्टेज एयर कंडीशनर, एसी, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। चलो, अब बात करते हैं हम लोग जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हम बात करने वाले हैं। अब देखो, फाइंड ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करने से पहले हमें एक मैं आपको बता दूं, उसको हम फाइंड कर देते। हाँ, यस, ये डेरिवेशन ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन है सिंपल क्लोज लूप सिस्टम का, इसको हम समझ लेते हैं पहले। इसको डिराइव करने के बाद हम उस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो देखो ये हमारा इनपुट है, ये समिंग पॉइंट है ई ऑफ एस। देखो ये सारा जो है, ये सारी जो टर्म है इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे कि आर ऑफ एस है, आर ऑफ एस क्या होता है कि लाप्लास ऑफ इनपुट रहेगा। ये क्या रहेगा, सी ऑफ एस, ये क्या रहेगा, इनपुट है, ये लाप्लास ऑफ इनपुट, ये लाप्लास ऑफ आउटपुट रहेगा। उसके बाद ये जो है लाप्लास ऑफ एरर सिग्नल, ये क्या है, लाप्लास ऑफ एरर सिग्नल, क्लियर, ये एरर सिग्नल है। और ये जो बी ऑफ एस है वो क्या है कि लाप्लास ऑफ फीडबैक सिग्नल है। ये क्या है, लाप्लास ऑफ फीडबैक सिग्नल, लाप्लास ऑफ फीडबैक सिग्नल है। और एच ऑफ एच वो फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन रहेगा। और जी ऑफ एस क्या है, तो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है, क्लियर। तो ये आपको अच्छे से बनाना है। अब देखो सारी टर्म आपको पता चल गई, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं। चलो, अब ई ऑफ एस क्या होगा, ई ऑफ एस, तो ई ऑफ एस जो आता है वो क्या होता है, ई ऑफ एस आपको पता है कि लाप्लास ऑफ एरर सिग्नल है।
तो किसके बराबर होगा, तो ई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, आर ऑफ एस। आर ऑफ एस क्या है, इनपुट है, प्लस और माइनस बी ऑफ एस। तो बी ऑफ एस का लाप्लास ऑफ फीडबैक सिग्नल और आर ऑफ एस, मतलब ये हम लोग या फिर प्लस करेंगे आर ऑफ एस प्लस बी ऑफ एस, या फिर आर ऑफ एस माइनस बी ऑफ एस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो लाप्लास ऑफ एरर सिग्नल मिलेगा। क्लियर। चलिए अब जो है बी ऑफ एस, अब बी ऑफ एस क्या है, आप देख सकते हो कि ये जो है बी ऑफ एस है। अब ये जो बी ऑफ एस है वो क्या है कि बी ऑफ एस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये आपको याद रखना है। देखो बी ऑफ एस क्या होता है, तो आउटपुट और एच, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये एच ऑफ एस और सी ऑफ एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी ऑफ एस। जो बी ऑफ एस हमारा लाप्लास ऑफ फीडबैक सिग्नल है। क्लियर। अब देखो तो सी ऑफ एस जो होगा, सी ऑफ एस आप देख सकते हो यहाँ पे, तो सी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। आप देख सकते हो इधर कि ये जो सी ऑफ एस है ये हमारा आउटपुट है, और सी ऑफ एस है किसके बराबर होगा, तो ई ऑफ एस, मतलब ये जो हमारी एरर सिग्नल है, इंटू जी ऑफ एस। जी ऑफ एस क्या है, फॉरवर्ड पाथ ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ये आपको तीनों याद रखनी है। जस्ट ये आप तीन फॉर्मूला, मतलब कि ये जो ई ऑफ एस है, बी ऑफ एस है और सी ऑफ एस है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हो तो आगे का काम आपका इजी रहेगा। देखो अब बी ऑफ एस की जगह हम लिख सकते हैं, ये देखो बी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या है, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। क्लियर, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अब हमने क्या लिख दिया इधर, इधर हमने बी ऑफ एस की जगह क्या लिख दिया, बी ऑफ एस की जगह सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस लिख दिया हमें। क्लियर, आपको पता चल गया। आप देख सकते हो ये सारे इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, 3.2, 3.3। आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये सारी टर्म तो लिखनी ही पड़ेगी। चलो तो ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस प्लस और माइनस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अब देखो तो ई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, आर ऑफ एस प्लस और माइनस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। देखो ये लिख दिया हमने। अब आपको पता होगा कि ई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या है, सी ऑफ एस अपॉन जी ऑफ एस होगा। एरर सिग्नल इज इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट और ये फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। चलो अब देखना, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ई ऑफ सी ऑफ एस और जी ऑफ एस की जगह हमने लिख दिया ई ऑफ एस। देखो ये जो ई ऑफ एस है ना, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, सी ऑफ एस अपॉन जी ऑफ एस। और ये जो आर ऑफ एस है आप देख सकते हो ये रहा, वो एज इट इज़ हम लिखने वाले हैं, और सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जी ऑफ एस को बारी बारी से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस और माइनस सी ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको ये जो जी एफ एस है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो सी ऑफ, अब देखो ये जो पूरी टर्म है इसको हम क्या करेंगे, इधर ला देंगे। देखो पेन थोड़ी सी हम चेंज कर देते, हाँ। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो सी ऑफ एस है, ये पूरी टर्म जो है, ये पूरी टर्म उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे। तो लेफ्ट साइड ले गए हम, इज इक्वल टू क्या, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस है कि नहीं है? क्लियर। अब देखो हम दोनों में हमने सी ऑफ एस कॉमन ले लिया, और क्या होगा, 1 प्लस और माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। क्लियर। अब सी ऑफ एस नीचे क्या रहेगा, आर ऑफ एस चला गया, और ऊपर क्या रहेगा, जी ऑफ एस और प्लस इधर एक 1 प्लस और माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। क्लियर। तो ये आपको ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस बाय 1 प्लस और माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस। ये आपको याद रखना है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है 4 to 5 मार्क्स का। क्लियर। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब आपको केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लो तो आपको आना ही चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर आपको इसमें समझ में नहीं आएगा कुछ भी। चलिए तो देखो ये हमारा एक सर्किट है। अब हम इस लूप के अंदर केवीएल अप्लाई करेंगे, इस ये जो लूप है हमारा उसमें हम केवीएल अप्लाई करेंगे। चलिए तो देखो क्या होगा, ये हमारा इनपुट वोल्टेज, ये क्या होगा,
इज इक्वल टू आर आई ऑफ टी, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई ऑफ टी करंट फ्लो कर रहा है, प्लस 1/c इंटीग्रेशन में आई ऑफ टी होगा। ठीक है, ये पता ही होगा आपको, कैपेसिटर के लिए क्या होता है 1/c इंटीग्रेशन आई ऑफ टी इंटू डी टी। क्लियर। अब देखो, अब वी आउटपुट मतलब कि ये हमारा होगा, यहाँ पे हम अब केवीएल अप्लाई करेंगे तो 1/c इंटीग्रेशन आई ऑफ टी इंटू डी टी होगा। क्लियर। अब देखो टेकिंग लाप्लास, अब लाप्लास लेने वाले हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, लाप्लास लेने वाले हैं। तो क्या होगा, वी आई ऑफ एस इज इक्वल टू आर आई ऑफ एस प्लस 1/sc आई ऑफ एस। ये कहाँ से आया मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इधर ध्यान दो अच्छे से। चलो अब देखो, मान लो कि ये हमारा वी इनपुट एस इज इक्वल टू आर आई ऑफ एस प्लस 1/sc आई ऑफ एस, ये आ गया ये। अब वी आउटपुट एस 1/sc होगा, क्योंकि हम लाप्लास में देखो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एस टर्म एस डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो है, देखो वी आउटपुट एस बाय वी इनपुट एस इज इक्वल टू 1/sc, मतलब इस दोनों का आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का हम रेशियो लेंगे तो क्या मिलेगा, वी आउटपुट एस बाय वी इनपुट एस इज इक्वल टू 1/sc आर प्लस 1, और ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो इस इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको केवीएल अप्लाई करना है और उसके अंदर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर देना है और आउटपुट और इनपुट का रेशियो ले लेना है, जिससे हमें 1/sc आर प्लस 1 हमें मिल जाएगा। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।